नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, सेफ भी हो। करीबन एक हफ्ता हो गया। मैं चाहता बहुत था कि बहुत सारे विषयों पर आपसे संवाद प्रस्थापित करूं, लेकिन काफ़ी आहत फील कर रहा था। बहुत सारे रीज़न्स हैं। देश में कोरोना की जो ये सेकेंड लहर आई है, उसने जो उत्पात मचाया है वो किसी ने अपने जीवन में आज तक देखा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो हुई कि सिस्टम्स की पूरी धज्जियाँ उड़ गई। दिल्ली में, यूपी में जिस तरह के दृश्य देखने को मिले, शायद कोई अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं सोचता है कि उनको इस तरह की पीड़ा हो। दो कारण है। एक तो हमारा अपना अनप्रिपेयर्डनेस, कि हम तैयार नहीं थे इस सेकेंड वेव को फेस करने के लिए, या हम में से बहुतांश लोगों ने अनुमानित भी नहीं किया था। हालांकि वैज्ञानिकों ने, संख्या शास्त्रियों ने हमको पहले से ही आगाह कर दिया था, लेकिन सरकारें, पॉलिटिशियंस, हमारे जनप्रतिनिधि, अधिकारी बहुत अंश तक गाफिल रहे। लेकिन उससे भी एक और चीज़ जो मुझे देखने को मिली वो ये है कि मानवता का ह्रास होते हुए देखा। 11 किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए 40,000 से लेके 1.5 लाख तक भाड़ा लेना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को छुपा के रखना, 9,000 का कॉन्सेंट्रेटर 50,000, 16,000 का कॉन्सेंट्रेटर 90,000 में बेचना, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, बेड्स के लिए अधिकारियों और अस्पतालों की मिली भगत, ऑक्सीजन का SOS जब जाता है अस्पताल से कि 2 घंटे की, 4 घंटे की ऑक्सीजन है अस्पताल में, ऐसे में सरकारों का एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, शमशानों में बॉडीज जलाने के लिए हो रही मारधाड़ और खींचातानी, मरने के बाद लाखों रुपए का भुगतान ना करने पर बॉडी को परिजनों को ना देना, ये अस्पतालों का अड़ियलपन, किसी मृत व्यक्ति के शरीर पे से सारे पैसे, जवाहरात, डॉक्यूमेंट्स निकालकर भाग लेना, एक ऐसा रूप देखा जिसकी हम परिकल्पना नहीं करते हैं। सुसंस्कृत डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे मैं काफी आहत हुआ। आप में से भी काफी लोग आहत हुए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है कि हम इससे मुकाबला करेंगे। हालांकि मैंने ये देखा कि लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के सामने शरण आते हुए दिखाई दिए। जिसके पास ज़्यादा पैसा था उसको हॉस्पिटल बेड मिल गया, जिसके पास कुछ नहीं था उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिला। रास्ते पर कईयों ने दम तोड़ दिया। लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होता है समाज का, वो समाज की सचेतनता ऐसे लगी मानो खत्म ही हो गई। हर कोई अपने बारे में सोच रहा था। और एक समय आया कि कुछ लोग जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं उनको भी प्रताड़ित करने का काम किया गया। और मैं पर्सनली इसलिए भी आहत था कि मेरा छोटा भाई जो कि दलित मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो 6 दिन के लिए अनशन पे बैठ गया
कि दारिद्र्य रेखा के नीचे के जो व्यक्ति है, अगर उनको कोरोना होता है तो उनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। स्टेट मस्ट पे देयर कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। लेकिन देखिए, ऐसी महामारी में उसको 6 दिन बैठना पड़ा। खैर, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां इसकी दखल ली जाती है, तो उसका ये अभियान कुछ अंश तक यशस्वी भी हुआ। लेकिन एक भाई होने के नाते मेरे दिल में वो पर्सनल आहट तो थी कि उसको क्यों इस वक्त खड़ा रहना के लिए बैठना पड़ रहा है अनशन पे। और एक समय ऐसा आया कि लगा कि क्या मानवता खत्म हो गई है? मनुष्य की जो एक मूलभूत कैरेक्टर है, जीवो जीवस्य जीवनम वाली, एक दूसरे को मदद करने की, पीड़ितों को उठाने की, जिनको दर्द है उनको सहलाने की, क्या वो सब खत्म हो गई है? लेकिन जब मैं दूसरी साइड पे ये देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, स्पेशली मेरे सरदार भाई बहन, वो ऑक्सीजन का लंगर खोलते हैं, गुरुद्वारे को, मस्जिदों को लोग ओपन करते हैं और वहाँ पे कोविड केयर सेंटर्स बन जाते हैं। लोग अपनी ज़मीन जायदाद बेच देते हैं और ऑक्सीजन के नए नए प्लांट्स खड़े करते हैं। मेरे अपने शहर पुणे में पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड है, जिसने एक रात में 200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए और शहर के लिए 12 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स का इंतज़ाम किया। देखते रहता हूँ कि कोई अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेच के अपनी रिक्शा को एम्बुलेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है, मुफ्त में सेवा दे रहे हैं। लोग अपने घर से बम्बई, दिल्ली जैसे शहर में कोविड अफेक्टेड लोगों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं। लोग अपने प्रीमाइसेस का उपयोग कोविड केयर सेंटर्स के लिए करने के लिए आगे आ रहे हैं। वैक्सीनेशंस के लिए लोग डोनेशंस दे रहे हैं। दवाइयों के लिए भर भर के डोनेशंस आ रहे हैं। देश विदेश के विभिन्न देशों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, जनरेटर्स, रेमडेसिवियर्स, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी, दिल्ली की और देश की दहलीज पर लाके दे दी। ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो फिर वो आशा पल्लवित हो जाती है कि मानवता है, मानवता मनुष्य का मूलभूत धर्म है और मानवता अबाधित रहेगी। मानवता किसी भी हद तक खत्म नहीं होगी। हाँ, मानवता खतरे में आती है और आपदा के समय में ही पता चलता है कि किस व्यक्ति का कैरेक्टर मानवता को जीवित रखने का है और किस व्यक्ति का कैरेक्टर मानवता को उसका खून करने का है। ये तो कई बड़ी बड़ी बातें मैंने कही, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं। आपके हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है, गांव में लोगों ने शहरों से आने वाले लोगों को गांव के अंदर घुसना बंद कर दिया, क्योंकि अब इस महामारी ये गांवों तक पहुंच चुकी है। लेकिन उनमें संवेदना है। जो भी शहर से आया उसको शहर के बाहर किसी स्कूल में, मंदिर में, मस्जिद में क्वारंटाइन किया और उसको सही सारी सुविधा भी प्रदान की। लेकिन दूसरा एक अंग है, शहरी अंग, जहाँ सोसाइटी में आपका हाउस कीपिंग स्टाफ, आपका सोसाइटी मैनेजमेंट स्टाफ, आपका सिक्योरिटी स्टाफ या फिर आपके घर की मेड जो अपना ज़िंदगी खतरे में डालकर आपकी हर दिन सेवा करती है ऐसे वक्त में, और आपके पास उतनी भी दरियादिली नहीं है
कि उनसे पूछे, भाई आपने चाय पिया? क्या मैं चाय बना के दे सकती हूँ या दे सकता हूँ? तो मैंने ये महसूस कर रहा हूँ, हालांकि ये बहुत पहले महसूस हुआ था, लेकिन अभी इसे अनुभवित कर रहा हूँ कि शहरों में मानसिकता बहुत तेजी से खत्म होते जा रही है। हाँ, कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति आज भी हैं जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मानवता के लिए लड़ते हैं, दूसरे मनुष्य के आयुष्य के लिए लड़ते हैं, अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। तो मानवता खतरे में तो है, लेकिन मानवता खत्म नहीं हो जाएगी। पीछे मेरे कोई ट्रक जा रहा है, तो उसकी आवाज़ शायद आपको आ रही होगी। तो मैं ये कह रहा था कि मानवता आज खतरे में है। ये आपदा असल में एक आईना दिखा रही है हमको कि हम कितना स्वार्थी बन गए हैं। मेरे अपने कंफर्ट के आगे मेरी फैमिली कोई वैल्यू नहीं रखती है। मैंने कई ऐसे भी फैमिलीज देखे हैं जिसमें बुजुर्ग कोरोना की वजह से मर गए हैं और बेटा या बेटी अस्पताल में फ़ोन करते हैं कि हमसे जितना चाहे पैसा ले लो, अब तो हम आके देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पिताजी का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, आप ही उनका क्रियाकर्म करवा दो। इतनी निष्ठुरता, इतनी दांभिकता, इतना अहंकार कि जिस माँ ने, बाप ने आपको जन्म दिया, उसी के अंतिम संस्कार में आप नहीं जा पा रहे। कोई आपको तो नहीं जला रहा था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो व्यथित करते हैं। लगता है कि मानवता खत्म हो जाएगी, लेकिन जब मैं मेरे सरदार भाइयों को देखता हूँ, लंगरों को देखता हूँ ऑक्सीजन के, मैं देश विदेश से आ रही इस हेल्प को देखता हूँ, छोटे छोटे गरीब झुग्गी झोपड़ियों में जब कोई अपने घर की कुटिया के गेट खोलता है किसी पीड़ित के लिए, ये सब जब देखता हो तो लगता है कि मानवता कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, वो खतरे में ज़रूर है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन यही असली वक्त है कि इंसान को इंसान की पहचान होने का। मेरे जैसे कई लोग जो दोनों तरह के काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अस्पतालों में मदद करने जाते हैं, शमशान में भी जाते हैं। हाँ, हमको एक दूसरे से केयर लेनी चाहिए, संक्रमण ना हो इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे या फिर अचानक से कहीं मिल गए तो एक दूसरे से नजरें हटाकर निकल जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें ही ना एक एग्जाम्पल पैदा कर देती है, प्रस्तुत करती है आने वाली पीढ़ियों के सामने। और मुझे तो लगता है कि इस विपदा की स्थिति में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का कि मानवता को कठिन समय पे भी कैसे जिंदा रखा जा सकता है या उसका प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। आपको अच्छा लगे ना लगे, आप करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन मानवता अगर आज खतरे में है तो इसका निरंतर आगे चलते रहना उतना ही निश्चित है। जिंदा है, जिंदा रहेगी। सवाल ये है कि आप इस मानवता को जिंदा रखने के लिए
कितना योगदान दे पाते हैं। वही तो बैरोमीटर है जिसके ऊपर आपके कैरेक्टर को जज किया जाएगा या कैरेक्टर जज होगा। सोचिएगा ज़रूर। और इस विश्वास के साथ कि मानवता हमेशा जिंदा रहेगी, पुनः आपको ये आगाह करता हूँ कि हम बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। खुद का ख्याल करिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, मानवता के लिए, मनुष्य के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले संस्करण में। तब तक के लिए अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और